देश में कोरोना के लगातार बढ़ते केस चुनौती का सबब बने हुए हैं। ऐसे में सरकार की भी परेशानी बढ़ गई है। स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही साथ लोगों की जान बचाना भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब सरकार की ओर से कई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जरूरत में लोगों की मदद भी हो, ये भी कोशिश हो रही है। कोरोना की बेकाबू हो चुकी रफ्तार को रोकने के लिए सरकार ने अब एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने 15 मई तक तमाम ऐतिहासिक स्मारक बंद करने का फैसला लिया है। सरकार के आदेश के बाद ताजमहल समेत सभी स्मारक बंद कर दिए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने गुरुवार को ही ये आदेश जारी कर दिया था। इसके साथ ही लखनऊ में भी प्रशासन ने सभी ऐतिहासिक स्मारकों को बंद करने का फैसला लिया है। कोविड के बढ़ते कहर के बाद कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां भी लगाई हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स लगाकर उन वाहनों को चेक कर रही है जो नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं और जिनको वीकेंड कर्फ्यू पर अनुमति। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, साथ ही उनको असिस्ट कर रहे हैं एसएसबी के जवान। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी 35 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा कई शहरों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अपने स्तर पर सरकार ने तमाम कोशिशें की हैं। इसके तहत सैनिटाइजेशन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। बेलगाम होते कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए शासन बड़े निर्णय ले रहा है, जिसके तहत अब रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। पूरी तरीके से बाजार बंद रहेंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, एक तरीके से कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। कानपुर में एक दिन पहले से ही ये सैनिटाइजेशन शुरू हो चुका है। कानपुर में बस स्टैंड पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कर्मचारी सैनिटाइजेशन करा रहे हैं और इस पूरे अभियान की जो मॉनिटरिंग है वो अधिकारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, बस अड्डे में एक एक जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के हालात पर काबू कैसे पाया जाएगा, ये हर किसी के सामने चुनौती है और शहरों में लगातार बढ़ते केस के बाद लोगों ने एक बार फिर से अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। लखनऊ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर जो बसें जा रही हैं वो पूरी खचाखच भर के जा रही हैं। इन लोगों को बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। पूरे पॉलिटेक्निक चौराहे की अगर बात करें तो ये मजदूर वो हैं जो अब अपने घरों की ओर वापसी कर रहे हैं। ये मजदूर यहाँ दैनिक दिनचर्या में मजदूरी के साथ साथ कोई मिस्त्री का काम करता था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लखनऊ में देखते हुए ये अब वापस अपने अपने गाँव की ओर चल दिए हैं। चुनौतियां हर किसी के सामने हैं, लिहाजा हर कोई अपने तरीके से इस महामारी से बचने की कोशिश भी कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी तमाम राज्यों से कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की बात की है कि जिस प्रकार से 2020 में हमने कोविड का सामना पूरी गहराई, गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार से जो अभी 2 महीने में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, इस चुनौती का भी सामना हम सब मिलकर करेंगे। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए भी सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई हो या फिर कोविड मरीजों के लिए बेड का इंतजाम, सरकार ने सभी जगह रणनीति के साथ काम करने का दावा किया है। भारत सरकार ने एक मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के संदर्भ में स्टेट्स को डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से 30 अप्रैल तक का जो है एक कैलेंडर जो है इशू किया है और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन सब ने मिलकर स्टेट्स के अंदर ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अनहिंडर्ड, किसी भी प्रकार की रुकावट के बगैर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर ये उपलब्ध हो, इसको भी सुनिश्चित किया है। कोरोना को हराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत सावधानी बरतने और गाइडलाइन का पालन करने की है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री ने भी सभी से अपील की है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार तो आपके पास स्वयं उपलब्ध है और वो हथियार है कोविड अनुरूप व्यवहार।
मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना ना भूलिए। 2 गज की दूरी दूसरे से बनाकर रखना, इसको मत भूलिए। अपने हाथों को निरंतर साबुन से धोते रहिए। महामारी खतरनाक स्तर पर है और जगह जगह इसका असर देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में हर किसी को एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि इस बीमारी को हराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोरोना काल में ओडीओपी का फायदा उठाकर मेरठ के उद्यमी ने कमाल कर दिखाया है। स्पोर्ट्स सिटी में शूज की नई फैक्ट्री खोलकर प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार के मौके मुहैया कराए हैं। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अब रंग दिखाने लगी है। कोरोना काल में मजदूर जहां रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में धक्के खाते थे, अब उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ लेकर मेरठ में एक स्पोर्ट्स शू फैक्ट्री खोली गई है। इस स्पोर्ट्स शू फैक्ट्री में कई युवाओं को रोजगार दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री रोजाना तकरीबन 500 जूते बनाएगी और इन जूतों को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका तक भेजा जाएगा। कोरोना काल में अपने ही प्रदेश में रोजगार पाकर युवाओं के चेहरे खिल गए हैं। कोई वाराणसी से, कोई गोंडा से, तो कोई बस्ती से आकर इस फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। इन युवाओं का कहना है कि अभी तक इसी काम के लिए उन्हें मुंबई और दूसरे राज्यों की ओर रुख करना पड़ता था, लेकिन अब यूपी में ही उन्हें नौकरी मिल रही है। बहुत खुशी हो रही है सर। हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में ही मुझे कार्य मिल गया काम करते हुए। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने यहीं के रहने वाले हैं, हम ना बनारस के रहने वाले हैं। हम यूपी में ही हमारा काम मिल गया, तो हमें बहुत खुशी है कि हमें बाहर देश में जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने देश में ही 2 पैसे कमा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई। बहुत ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि घर के पास ही फैक्ट्री है और कोई दिक्कत नहीं है। घर से बाहर जाके धक्के खाने नहीं पड़ते हैं, जैसे कोरोना काल में लेबर के साथ हुआ था पिछली साल कि बाहर से भाग के आ रहे थे, इधर उधर धक्के खा रहे थे पैदल। अब ऐसा नहीं होगा, घर के पास है। स्पोर्ट्स शू फैक्ट्री के मालिक भी मानते हैं कि ओडीओपी योजना की बदौलत शू फैक्ट्री खुली है। दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो स्कीम योजना लाई है, जिससे व्यापारियों को खासा फायदा मिल रहा है। जो लोग महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य राज्यों में जाके नौकरी करते थे, उन लोगों को अपने ही प्रदेश में योगी जी का जो सपना था, उसी सपने को हमने देखा। स्पोर्ट्स सिटी मेरठ में खुली नई फैक्ट्री में काम पाकर प्रदेश के युवा खुश नजर आ रहे हैं। सर हमें बहुत लाभ हुआ है, हमें रोजगार मिल गया है। कितना कमा लेती हैं मंथली? कितनी कमाई हो जाएगी इस जॉब से? सर हो जाती है मतलब 6-7 हज़ार रुपये। जी सर, बहुत बधाई की बात है कि यहाँ पे नज़दीक में रोजगार मिल गया और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। सर अभी जाना नहीं पड़ेगा, इधर जाते थे, कभी दिल्ली में जाते थे, हरियाणा जाते थे, इधर उधर जाते थे, अब यहीं पे मिल गया। सर इससे अच्छी बात क्या है सर हमारे लिए। शू फैक्ट्री में करीब 100 युवाओं को रोजगार मिला है। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि सरकार की ओर से मिली सुविधाओं से ये मुमकिन हो सका। आशीर्वाद रहा अपना योगी जी का, आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने जो ओडीओपी के तहत हमने जो मशीनें लगाई और शूज़ की कल फैक्ट्री हमने जो बनाई है, तो उसमें करीब 100 लोगों को जूते बनाने में, पैकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में 100 लोगों को कल से हमने रोजगार दिया है। और जो लोग महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य राज्यों में जाके नौकरी करते थे, उन लोगों को अपने ही प्रदेश में योगी जी का जो सपना था, उसी सपने को हमने देखा। मेरठ का बना जूता कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि रोज 500 जोड़ी जूते बनाने का लक्ष्य है। दरअसल शू फैक्ट्री मालिक को सरकार की ओर से 45 लाख रुपए की मदद मिली है और इसी मदद की वजह से उनका सपना साकार हो सका है। कोरोना काल में सरकार की ओडीओपी योजना कारोबारी और युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। रोजगार मिल गया है, इससे बेहतर भला और क्या होगा।
ये लोग एक सुर में योगी आदित्यनाथ सरकार को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ कुछ ही पलों में। मथुरा से आ रही इस वक्त बड़ी खबर, यहां पर पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ है। पंचायत चुनाव को लेकर यहां प्रत्याशी के ने दावत रखी थी और इसे रुकवाने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, लोगों ने पथराव कर दिया। गांव में एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स अब मौजूद है। थाना नौझील क्षेत्र के गांव मुड़लिया का मामला, पुलिस टीम पर हमला। लोगों को प्रभावित करने के लिए, पंचायत चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए यहां पर एक उम्मीदवार ने पार्टी रखी थी और इस वजह उसे रुकवाने गई पुलिस टीम पर हमला। नितिन गौतम हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। नितिन, अब कौन से लोग ये थे जिन्होंने हमला किया? क्या प्रत्याशी के लोग थे? जी देखिए, जिस तरीके का जो मथुरा में 29 तारीख को चुनाव होना है, उसमें वार्ड नंबर 5 में जो जिला पंचायत सदस्य सोनू चौधरी जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं, इनके द्वारा एक दावत का कार्यक्रम खुले में किया गया था, जिसकी सूचना नौजिल इंस्पेक्टर को मिली थी। सूचना पर नौजिल इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, जहां पर जो आरएलडी प्रत्याशी थे उनके द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा पुलिस पर हमला बोल दिया गया, पथराव किया गया, जिसमें पुलिस की जो वाहन थे वो टूट गए हैं, शीशे टूटे हैं। साथ में कई पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। इसके बाद जब इस घटना की जानकारी इंस्पेक्टर के द्वारा दी गई तो अन्य थानों की फोर्स वहां पर पहुंची है। एएसपी ग्रामीण के नेतृत्व में गाँव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस ने इस घटना के मामले में, हमला करने के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी भी मौके के लिए रवाना हो गए। तो कहा जा सकता है कि कई इलाकों की फोर्स और पीएसी गांव में इस समय फ्लैग मार्च कर रही है और स्थिति पर कंट्रोल कर हुए। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरीके से गांव में खुले में दावत हो रही है, वो चुनौती देती नजर आ रही है और इसी पर पुलिस गई थी और पुलिस पर एक बार फिर हमला हुआ है। जी, एक बार फिर हमला हुआ है। आरएलडी के प्रत्याशी ने रखी थी दावत और आरएलडी के समर्थकों ने, प्रत्याशी ने हमला कर दिया पुलिस टीम पर। दावत को रुकवाने गई पुलिस पर, सरासर ये नियमों का उल्लंघन और इसे रुकवाने गई पुलिस टीम पर हमला करने की जरूरत। और बेकाबू होती कोरोना की दूसरी लहर गंभीर होती जा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही ये जंग भले ही अपने भयावह दौर में है, मगर एक बात तय है कि ठोस नीतियों और कोरोना प्रोटोकॉल को अगर सही समझ में लाया जाए तो इस बेकाबू वायरस की रफ्तार पर लगाम लगाया जा सकता है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। दिल्ली में चौथी लहर पर लॉकडाउन का प्रहार। छह दिन के लॉकडाउन से कोरोना पर नकेल की तैयारी। देश की राजधानी दिल्ली की लगातार उखड़ती सांसों को संजीवनी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर लॉकडाउन को हथियार बनाया है। यानी पिछले साल की ही तरह इस बार भी दिल्ली 6 दिन तक लॉकडाउन की वजह से कैद रहेगी। दिल्ली में यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस लॉकडाउन के दौरान किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी और क्या खुला रहेगा। सबसे पहले देखते हैं लॉकडाउन में किन चीजों की मनाही है। बेवजह कहीं नहीं घूम सकेंगे। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। असेंबली हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते। सार्वजनिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे।
साथ ही अब ये समझिए कि इस लॉकडाउन के दौरान किन किन चीजों पर पाबंदी नहीं है, यानी किन किन चीजों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। शादियों में 50 लोग को पास के साथ इजाजत, मेट्रो और बस में 50% की क्षमता के साथ यात्रा, पेट्रोल पंप, LPG, CNG सेंटर खुले रहेंगे। बैंक, ATM को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को बाहर ले जा सकते हैं। साप्ताहिक बाजार जोन के हिसाब से एक दिन खुलेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। उधर कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी।